तो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को योर स्टडी क्लासेस में। दोस्तों यदि आपको भी बोर्ड एग्जाम 2024 में सामाजिक विज्ञान का पेपर देना है, यदि आपको भी सामाजिक विज्ञान का पेपर 2024 में देना है तो जो बोर्ड ने जारी कर दिया है मॉडल पेपर 2024 का, उस मॉडल पेपर का सलूशन एक बार देखकर ही बोर्ड एग्जाम देने देगा, क्योंकि सेम टू सेम आपका भी पेपर 2024 के बोर्ड में ऐसा ही आएगा जिस प्रकार आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, ये मॉडल पेपर 2024 का जो बोर्ड ने जारी कर दिया है वही मॉडल पेपर है। ठीक है, इसका फुल सलूशन आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को देख लीजिए एक बार, और सेम टू सेम आपका भी ऐसा ही आएगा 2024 का पेपर बोर्ड एग्जाम जब देने जाएंगे तो। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्न को हल करते चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जो आपका समय मिलता है 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है। ठीक है, ये सामाजिक विज्ञान का है, आपका ये मॉडल पेपर है 2024 का। ठीक है, जो बोर्ड ने जारी किया हाल ही में 1-2 दिन हो गया, उसी पेपर को आज की इस वीडियो में मैं सलूशन कराने वाला हूँ। ये वायरल एक मॉडल पेपर है, आपका समय 3 घंटा 15 मिनट मिलता है और पूर्णांक जो होता है 70 नंबर का होता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं निर्देश में कुछ लिखा गया है। सामान्य निर्देश में लिखा गया है कि सभी प्रश्न क्या करना है, सभी प्रश्न करना आपको अनिवार्य है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। जो आपका यहाँ पर समय मिला है 3 घंटा 15 मिनट, ये 15 मिनट आपको क्यों मिलता है? इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए मिलता है। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पर आगे कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों अ व ब में विभाजित है। यह प्रश्न पत्र कितने खंड में विभाजित है? अ और ब 2 खंड में विभाजित है। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पर आगे लिखा गया है कि खंड अ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, जिनका उत्तर आपको कहाँ पर देना है? तो OMR सीट पर। और OMR सीट आपको कहाँ से मिलेगा? तो OMR सीट आपको बोर्ड एग्जाम जब देने जाएंगे तो वहीं पर मिलेगा। ठीक है, तो OMR सीट पर ही आपको 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को करना होता है। अब आगे देख सकते हैं क्या लिखा गया है। आगे लिखा गया कि OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं। जो आप विकल्प को सही कर दिए हो OMR सीट पर, उस विकल्प को अब काट कर कोई दूसरा विकल्प आपको चूज नहीं करना है। ठीक है, तथा इरेजर व व्हाइटनर आदि किसी भी प्रकार का वहाँ पर प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, अब देख सकते हैं आगे क्या लिखा गया है कि खंड ब में जो आपको 50 अंकों का होता है, इसमें वर्णनात्मक 1, वर्णनात्मक 2 एवं मानचित्र संबंधित 2 प्रश्न होते हैं 10 नंबर का। ठीक है, खंड क और ख में। अब यहाँ से देख सकते हैं आप कि प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है। जो भी प्रश्न है उसके सामने दे दिया गया है कि उस प्रश्न पर कितने नंबर मिलने वाला है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। ठीक है, उसके सामने हुए अंकित कर दिया गया है उन प्रश्नों नंबरों को। यहाँ पर देख सकते हैं कि दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। जो आपको मानचित्र करेंगे तो आपको उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आपको क्या है? आवश्यक है। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर खंड अ है। ठीक है, और खंड अ में सभी के सभी बहुविकल्पी प्रश्न है। कितने बहुविकल्पी प्रश्न है? 20 बहुविकल्पी प्रश्न है। और कितने नंबर मिलेगा? 20 नंबर मिलेगा। ठीक है, खंड अ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, 20 नंबर का 20 क्वेश्चन है। ठीक है, प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न कितने नंबर का? 1 नंबर का है। ठीक है, तो चलिए एक एक बहुविकल्पी प्रश्न को उत्तर जानते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका पहला बहुविकल्पी प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है? कौन सा 1815 ईस्वी की वियना संधि से संबंधित है? बिस्मार्क है, नेपोलियन है, ड्यूक मैटरनिक है, जोसेफ मैथ्सने है। तो 1815 की वियना संधि से संबंधित कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब नंबर हो जाएगा नेपोलियन। क्या हो जाएगा? नेपोलियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपोलियन हो जाएगा।
अब आगे बढ़ते हैं 2 नंबर प्रश्न पर। ठीक है, अब 2 नंबर प्रश्न आपका है कि सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है। सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है। और नंबर में है कि सभी जातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई। ब नंबर में है कि सभी जातीय समूहों में उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई। और स नंबर में है कि संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। और द नंबर में है कि उपरोक्त इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा और नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा और नंबर हो जाएगा कि सभी जातीय समूहों में उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई है। ठीक है, इसका राइट आंसर यही होगा दो का और नंबर हो जाएगा सभी जातीय समूहों में उनकी आबादी के अनुसार शक्ति की साझा की गई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 देख सकते हैं कि 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत को 50% क्या तक क्यों गिरा दी गई थी, क्यों गिर गई। ठीक है, कब गिरी गई थी भाई, तो 1928 से 1934 के बीच भारत में ही गेहूं की जो कीमत थी 50% क्या हो गई थी, गिर गई थी कीमत से। तो वो क्यों गिरी थी, इसका क्या रीज़न था गिरने का, इसका क्या रीज़न था, 50% की कमी होने का क्या रीज़न था। बाढ़ के कारण, सूखे के कारण, महामंदी के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1928 और 34 के बीच जो भारत में गेहूं की 50% की कमी हो गई थी, 50% गेहूं की कमी नहीं होती, 50% की कमी हो गई थी उसके रेट पर, उसके दाम पर। ठीक है, तो क्यों हो गई थी, तो यहाँ पर देख सकते हैं महामंदी के कारण। ठीक है, 100 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा महामंदी के कारण। ठीक है, इसका राइट आंसर 100 नंबर हो जाएगा महामंदी के कारण। अब आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 नंबर पर कि ब्रिटेन वुड्स नामांकन संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। अमेरिका में स्थित है, यूरोप में स्थित है, अफ्रीका में स्थित है, इनमें से कोई नहीं। तो ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा और नंबर हो जाएगा अमेरिका। क्या हो जाएगा दोस्त, अमेरिका हो जाएगा। ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो अमेरिका में स्थित है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न पर। 5 नंबर आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। अ नंबर में है कठोर संविधान, ब नंबर में है शक्तियों का केंद्रीयकरण, स नंबर में है संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, और द नंबर में है सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रश्न नंबर 5 क्या था, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ नंबर कठोर संविधान। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर अ नंबर हो जाएगा कठोर संविधान हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा अ नंबर कठोर संविधान हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों 6 नंबर प्रश्न पर। आपका 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है। सामाजिक विभाजन का कारण क्या है, धर्म है, भाषा है और वह दोनों। कहने का मतलब है धर्म और भाषा दोनों है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, जो ऊपर दिए गए उनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, प्रश्न है कि सामाजिक विभाजन का क्या कारण है, तो धर्म और भाषा दोनों है। धर्म और भाषा दोनों है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अ और ब दोनों हो जाएगा। अ और ब दोनों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अ और ब दोनों हो जाएगा, धर्म और भाषा दोनों हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक विभाजन का क्या कारण है, धर्म और भाषा, क्या हो जाएगा, धर्म और भाषा दोनों हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 7 नंबर है। 7 नंबर कह रहा है कि यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है, तो उसका क्या अर्थ होता है। और नंबर में कि समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता, बालक और बालिकाओं की संख्या में असमानता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है
कि ए नंबर इसका राइट आंसर समाज में स्त्री और पुरुषों की असमानता का भूमिका, इसका यही अर्थ होता है। लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ किस बात पर उसकी बात की जाती है, तो समाज में स्त्री और पुरुष की असमानता भूमिका। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो और नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा समाज में स्त्री और पुरुष की असमानता भूमिका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 क्या है कि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ, किस देश में राष्ट्रवाद का उदय हुआ सबसे पहले, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, इटली हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम जिस देश में हुआ वह देश आपका क्या है, तो फ्रांस है। क्या है वह देश आपका, फ्रांस है। यानी ब नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का कि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम फ्रांस देश में हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 क्या है, देख सकते हैं कि ड्यूक मेटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है। ड्यूक मेटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है, रूस को माना है, विक्टर इमैनुअल को माना है, काल्विन को माना है, जोसेफ मैथ्सनी को माना है। तो ड्यूक मेटरनिख के हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर जोसेफी मैथ्सनी। क्या हो जाएगा, जोसेफे मैथ्सनी हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा द नंबर हो जाएगा जोसेफे मैथ्सनी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्त प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10 है, प्रश्न नंबर 10 है आपका कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि, यह मतलब क्यों अच्छा है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है अन्य व्यवस्थाओं से क्यों अच्छी है, अन्य व्यवस्थाओं से क्यों अच्छी है, नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्तियों की गरिमा को बढ़ावा देती है, और वह दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छा है क्योंकि वह नागरिकता में समानता को बढ़ावा देती है और व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। जब अ और ब दोनों हो जाए तो उसका राइट आंसर एक हो जाएगा स अ और ब दोनों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अ और ब दोनों हो जाएगा, यानी स विकल्प सत्य हो जाएगा, अ और ब दोनों हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 11 है कि मृदा किस प्रकार की प्राकृतिक संसाधन है, मृदा किस प्रकार की प्राकृतिक संसाधन है, नवीकरणीय योग्य संसाधन, नवीकरण योग्य संसाधन, अनवीकरण योग्य संसाधन, जैव संसाधन, संभावी संसाधन। तो मृदा जो प्राकृतिक संसाधन है वह किस प्रकार का संसाधन है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आ नंबर हो जाएगा नवीकरण योग्य संसाधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नवीकरण योग्य संसाधन, इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। और बात करते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर पर। अगला प्रश्न 12 नंबर आपका है कि निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है, गहन खेती है, अधिक सिंचाई है, वनमूलन है, कि अति पशुचारण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो निम्न में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण है उसका राइट आंसर अधिक सिंचाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिक सिंचाई हो जाएगा, यानी ब नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न नंबर 13 है कि भारत की किस राज्य में शिशु मृत्यु दर निम्नतम है, शिशु मृत्यु दर निम्नतम है किस राज्य में, भारत के किस राज्य में, केरल में, बिहार में, पंजाब में, हरियाणा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत के किस राज्य में, तो केरल राज्य में। ठीक है, किस राज्य में, केरल राज्य में शिशु की मृत्यु दर निम्नतम है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। प्रश्न नंबर 14 है कि सार्वजनिक व निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। सार्वजनिक व निजी क्षेत्र किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, रोजगार की परिस्थितियों पर, कि आर्थिक क्रिया की प्रकृति पर, उद्यम का स्वामित्व पर, कि किसी उद्यम के काम कर रहे श्रमिकों की संख्या पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र किस आधार पर कार्य करते हैं, तो उद्यम का स्वामित्व।
क्या हो जाएगा, 100 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्यम का स्वामित्व। क्या हो जाएगा, उद्यम का स्वामित्व। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। प्रश्न नंबर 15 क्या है कि भूक्षरण से क्या तात्पर्य है। भूक्षरण से क्या तात्पर्य है। भू का मतलब भूमि होता है, भू का मतलब भूमि होता है, क्षरण से क्या तात्पर्य है, तो भूमि को अनुपजाऊ बनाना, भूमि को बदलनी होना, दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना, भूमि का योजनाबद्ध उपयोग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूक्षरण से आप लोग क्या तात्पर्य है, तो भूमि का अनुपजाऊ बनाना। क्या हो जाएगा, भूमि का अनुपजाऊ बनाना, यानी अ नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अ नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। प्रश्न नंबर 16 है कि गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। दामोदर घाटी में, सोन घाटी में, महानदी घाटी में, चंबल घाटी में। तो गोंडवाना कोयला का जमाव चंबल घाटी में नहीं पाया जाता है। किस घाटी में, तो चंबल घाटी में नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर द नंबर हो जाएगा चंबल घाटी। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। प्रश्न नंबर 17 है कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है। सबसे अधिक विकास का लक्ष्य कौन सा है। भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है। उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य, वह अपने बच्चों को विदेश में बसा सके, अधिक मजदूरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न आपका क्या था, प्रश्न था कि जो ग्रामीण मजदूर है, ग्रामीण मजदूर, भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है, वह अपने बच्चों के विकास का मुख्य लक्ष्य कौन सा है। उसके बच्चों के लिए विकास का मुख्य लक्ष्य क्या है। उपजाऊ का ज़्यादा समर्थन, उपजाऊ का ज़्यादा समर्थन मूल्य, कि वो अपने बच्चों को विदेश में बसा सके, अधिक मजदूरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिक मजदूरी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अधिक मजदूरी। 100 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक मजदूरी। और बात करते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, 18 नंबर है। 18 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधक का लक्षण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधक का लक्षण नहीं है। अवरोधक का लक्षण कौन सा नहीं है। सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है। या सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश के किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा पर आयोजित होनी चाहिए। विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है। या आगे देख सकते हैं विकल्प में कि अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग करने से घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए लागू करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न आपका ये था कि निम्नलिखित में कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है। तो विश्व व्यापार संगठन का व्यापार अवरोधकों का बढ़ावा देता है। इसका राइट आंसर 100 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 100 नंबर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों का बढ़ावा देता है। विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। प्रश्न नंबर 19 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। कोयला, भूतापीय ऊर्जा और वह दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा नहीं है, तो भूतापीय ऊर्जा नहीं है। कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा। क्या हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा। क्या हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा। अब बात करते हैं अगला प्रश्न पर। 20 नंबर प्रश्न क्या है आपका, बहुविकल्पी प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। ये बहुविकल्पी प्रश्न का अंतिम प्रश्न है। वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है। वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश के वृद्धि हुई कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार में अधिकांश भाग पर नियंत्रण हुआ कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई कि उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा।
तो स नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति क्या हो गई? सुदृढ़ हो गई। क्या हो गई? सुदृढ़ हो गई। क्या हो गई? सुदृढ़ हो गई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति क्या हो गई? सुदृढ़ हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपका क्या है? अब आगे है आपका खंड ब। क्या है? आगे आपका है खंड ब, जो कि ये होता है 50 नंबर का। खंड ब कितने नंबर का होता है? 50 नंबर का होता है। ये लिखित होता है वर्णात्मक 1 2, ठीक है। तो वर्णात्मक 1 है कि उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। कितने शब्दों में देना है? 80 शब्दों में लगभग इसके उत्तर को देना है। तो चलिए प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पहला है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। अथवा में भी दिया है कि 1928 से 34 के मध्य होने वाली महामंदी भारतीय अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए। ठीक है, तो ये दो है। ठीक है, किसी एक ही को आपको करना है, अथवा अलग कीजिए या ये कीजिए। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए, अथवा 19 से 34 के बीच होने वाली महामंदी पर भारतीय अवस्थाओं के प्रभाव पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा कीजिए। ठीक है, कोई एक ही को आपको करना है। कितने नंबर मिलेगा दोस्त? तो इस पर आपको 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, एक को करना है, 4 नंबर मिलेगा। अब आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। आपका प्रश्न नंबर 2 है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। इस कथन की क्या करना है? विवेचना आपको करना है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। ठीक है, अथवा में भी दे दिया है। अथवा में दिया है कि जाति में राजनीति एवं राजनीति में राजनीति एवं राजनीति में जात की भूमिका की विवेचना कीजिए। ठीक है, किसी एक को करना है। 2 नंबर कीजिए या 2 का अथवा कीजिए, 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, कितने नंबर? 4 नंबर मिलेगा। और बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है कि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा का एक आधारभूत आवश्यक है। इस कथन के परिक्षेप्य में ऊर्जा संचरण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों का अपना मत स्पष्ट कीजिए। अथवा में दिया है कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश के जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती है? विवेचना कीजिए। अथवा में है कि अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों का संक्षेप में विवेचना कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं अगला प्रश्न। अब अगला क्या है? वर्णात्मक 2 है। क्या है? वर्णात्मक 2 है। इसका उत्तर 150 शब्दों में देना होता है। 150 शब्दों में। आप कितने नंबर का दोस्त? तो 6 नंबर का। ये आपका 6 नंबर का होता है। ठीक है, तो चलिए प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या है 5 नंबर में कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले सहयोग आंदोलनों को क्या कारण है इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया? महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलनों के क्या कारण है, इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया? अथवा में है कि सत्याग्रह का क्या अर्थ है? सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे? इसको वर्णन कीजिए अथवा इसको कीजिए, किसी एक को कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 है कि लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है? इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का क्या कीजिए? उल्लेख कीजिए। लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है? इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। अथवा में है कि वैध शासन का क्या अर्थ है? लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी है, जिम्मेदार एवं वैध सरकार का गठन करता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव का क्या कीजिए? वर्णन कीजिए। अथवा में है कि भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए इन अनाजों के पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न 8 नंबर में है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार है। क्या आप इस कथन से सहमत है? कारण सहित उत्तर देना है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार है। क्या आप इस कथन से यदि सहमत है तो उत्तर दीजिए, कारण सहित उत्तर देना है।
अथवा में लिखना है कि मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयव का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ से आपका मानचित्र स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मानचित्र यहाँ से 10 नंबर का होता है। ठीक है, 10 नंबर का मानचित्र, सॉरी मानचित्र कितने नंबर का होता है, तो हाँ 10 नंबर का मानचित्र होता है। ठीक है, तो यहाँ से मानचित्र में देख सकते हैं 9 नंबर पर और 10 नंबर पर 2 होता है। 9 नंबर में आपको 5 प्रश्न होता है और 10 नंबर में भी 5 प्रश्न होता है। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में ये चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम व सही अंकन हेतु आधा आधा अंक निर्धारित है। यदि आप नाम लिख देते हैं, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा गया है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, अमृतसर पंजाब, अमृतसर पंजाब। तो वहाँ पर जो आपका ये मानचित्र रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, मानचित्र जो आपका ये रहेगा, ठीक है, क्या मानचित्र रहेगा, तो उस मानचित्र में आपको पता होना चाहिए कि पंजाब कहाँ पर है। ठीक है, कि पंजाब कहाँ पर है, तब वो उस पंजाब को लिख देंगे पंजाब, और उसको चिन्ह से कैसे दर्शा देंगे, चिन्ह इस प्रकार, ये चिन्ह दिया है ना, ये चिन्ह, इसी तीन चिन्ह से आपको दर्शाना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं अलग से जो मानचित्र संबंधित वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, मानचित्र पर इन सभी का सॉल्यूशन कराऊंगा, जो जो आने वाले हैं मानचित्र में बता दूंगा कि कौन सा राज्य कहाँ पर स्थान, वो सब कुछ बता दूंगा कि कहाँ पर पड़ते हैं और चिन्ह चिन्ह सहित कैसे दर्शाया जाता है। ठीक है, टोटल आपको 10 नंबर वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हैं यही में इसी में और एक है, कह रहा है कि केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र के लिए विकल्प रूप में है। ठीक है, ये निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका के लिए लिखिए, मानचित्र का प्रयोग न करिए, मानचित्र का इसमें प्रयोग नहीं करना। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर है, किस स्थान पर हुआ, गांधी जी के नमक बनाना किस स्थान से प्रारंभ हुआ, ये सब आपको याद कर लेना है। ठीक है, और मानचित्र दर्शाना है, लेकिन इसको नहीं दर्शाना है। ठीक है, इसमें क्या लिखना है, केवल उत्तर लिख देना है कि कहा, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में, अमृतसर पंजाब। ठीक है, इसी प्रकार इसको होता है। तो मानचित्र से हम अलग ही वीडियो लाऊंगा। ठीक है, मानचित्र से अलग ही वीडियो लाऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो भी मॉडल पेपर है, ये मॉडल पेपर है या ऑल टू ऑल गृह विज्ञान का मैं मॉडल पेपर को पूरा सॉल्यूशन करके वीडियो को अब पब्लिश कर दिया हूँ। ठीक है, चैनल पर जाएंगे तो वीडियो क्या हो गई है, पब्लिश हो गई है गृह विज्ञान का। ठीक है, गृह विज्ञान का पूरा A to Z सॉल्यूशन। यदि आप बोर्ड एग्जाम में गृह विज्ञान लिए हैं तो उसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा, कितना शानदार तरीके से कराया गया है। ठीक है, इसका भी इस वीडियो पर लाइक शेयर दबा कर कीजिए, अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए। ठीक है, इस वीडियो का भी सॉल्यूशन आने वाला है, आने वाला नहीं है, आ ही जाएगा एक ही दिन के अंदर में। ठीक है, तो इस वीडियो का भी सॉल्यूशन आने वाला है, तो ध्यान दीजिए, इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी यहाँ से कहिए जुड़ने के लिए। यहाँ पर ऑल टू ऑल A to Z सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, तो जो आपका गृह विज्ञान का सॉल्यूशन करके पब्लिश कर दिया गया है। इसी तरह मैथ हो गया, मैथ आपका हो गया, हिंदी आपका हो गया, क्या हो गया, हिंदी, सोशल साइंस और साइंस। ठीक है, इंग्लिश हो गया, ये सब का सॉल्यूशन आ रहा है एक हफ्ता के अंदर। सभी 7-8 सब्जेक्ट का क्या कर दिया जाएगा, 6 सब्जेक्ट का पब्लिश कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस चैनल से अभी अभी जुड़ जाइए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।